जब आप अपनी किसी बीमारी को चेक कराने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं और डॉक्टर आपसे पूछता है क्या ऐसी कोई बीमारी आपके परिवार में पहले भी किसी को थी, पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को, डायबिटीज के केस में, किसी कैंसर के केस में, बहुत सारी बीमारियों में। और जब पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को भी ऐसी बीमारी होती है तो बोल देते हैं कि ये तो हेरिडिटरी बीमारी है, जेनेटिक डिजीज है। और जहाँ पे भी हेरिडिटरी वर्ड आ गया फिर हम अपना पावर गिव अप कर देते हैं कि अब तो बीमारी होना कॉमन है। जेनेटिक्स को जो से ज़्यादा महत्व दिया जा चुका है। दर्जनों साइंटिस्ट ने सालों काम किया है ह्यूमन जीनोम को मैप करने के लिए। हमारे क्रोमोसोम पे 23,000 से 30,000 जीन होते हैं, उनकी मैपिंग, उनकी सीक्वेंसिंग। और बहुत लोग तो जेनेटिक टेस्ट भी कराते हैं। जेनेटिक टेस्ट जो काफ़ी महंगा होता है और 20,000 से 25,000 खर्च होते हैं। लेकिन क्या आपको एक मजेदार बात पता है? जो जेनेटिक्स का साइंस है वो सच का एक आधा हिस्सा है। एक दूसरा पहलू है इपीजेनेटिक्स। हमारे इन्वायरमेंट, हमारी सोच, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा डाइट, हम कैसा स्ट्रेस लेते हैं, ये सभी डिसाइड करते हैं कि जो हमारे डीएनए हैं उनका एक्चुअल प्रभाव क्या होगा, जिसे कहते हैं इपीजीनोम। जीन से, डीएनए से उसका सिग्नल जब मिलता है और डिफरेंट प्रोटीन्स बनते हैं, हमारी बॉडी पूरी डेवलप होती है, बॉडी के अंदर अलग अलग प्रोसेसिंग होती है। किस जीन से क्या बन रहा है यह सिर्फ डीएनए पर, सिर्फ जेनेटिक सीक्वेंस पर मैटर नहीं करता है, उस पर मैटर करता है, ये बात सच है। लेकिन यही पूरे बात सच नहीं है। यह ऐसी ही बात है कि महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं और गुरु द्रोणाचार्य ने जब ये सुना तो वो नर्वस हो गए, उनका दिल बैठ गया और तब अर्जुन ने उन पर वार करके उन्हें परास्त कर दिया। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा नहीं मारा गया था, अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मारा गया था। तो वो बात झूठ भी नहीं है लेकिन सच भी नहीं है। हमारे डीएनए, हमारे जीन हमारे हेल्थ को डिसाइड करते हैं। यह बात सच है लेकिन पूरी सच नहीं है। अगर हम उसे अलाउ करते हैं, अगर वैसा एक्सपोजर, वैसा इन्वायरमेंट मिलता है, तब किसी बीमारी के जीन वो अपने को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जिसको मेडिकली कहा जाता है फेनोटाइप। जीनोटाइप इज द जीन सीक्वेंसिंग। सिर्फ जीनोटाइप पर जीन का इफेक्ट नहीं है, उस जीन को कैसा सेलुलर मटेरियल मिल रहा है, उसके आसपास कैसा माहौल है, कैसा इन्वायरमेंट है, उस पर निर्भर करेगा कि जीन के प्रभाव एक्चुअल क्या होंगे। इसको एक एग्जांपल से ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर बारूद है और वो बारूद है या बम है और वो ज्वलनशील है और ये डर है कि कहीं इससे गर्मियों के मौसम में कहीं पर इससे कोई विस्फोट ना हो जाए। लेकिन अगर उस बारूद को अगर पानी में डाल दिया जाए, इस माचिस को अगर मैं पानी में डाल दूं तो क्या ये जलने लायक रहेगा? नहीं रहेगा। हमारी बॉडी में जो डिफरेंट जीन्स हैं, चाहे वो कोई कैंसर का जीन हो, जब जेनेटिक टेस्टिंग कराने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि ये कैंसर, ये जीन आपकी बॉडी में है तो इसलिए आपको ये बीमारी होने का रिस्क है, वो बात सच है। लेकिन वह तो सिर्फ 50% या कुछ परसेंटेज का तो कम ज़्यादा हो सकता है, वो होता है। एंजेलिना जोली, एक फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस, जब उनके बॉडी के जेनेटिक टेस्टिंग में BRCA1 जीन मिला जो ब्रेस्ट कैंसर का
और ओवरी कैंसर का एक जीन है। उनके लाइफ में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है 50%। तो उन्होंने मास्टेक्टॉमी करा ली, डबल मास्टेक्टॉमी, दोनों ब्रेस्ट की सर्जरी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ब्रेस्ट ही नहीं रहेगा बॉडी में तो ब्रेस्ट कैंसर कहां से होगा? ये एक हेल्दी ऑप्शन, हेल्दी तरीका नहीं है। अगर हम सिर्फ जेनेटिक्स को सुन रहे हैं तो है। डॉक्टर दीपक चोपड़ा और डॉक्टर रूडोल्फ टैंजी, इन दोनों की एक पुस्तक है सुपर जीन। उसमें डॉक्टर दीपक चोपड़ा ने इसको क्रिटिसाइज किया है कि जो ये कराया एंजेलिना जोली ने, बिना नाम लिए ऑब्वियसली उन्होंने लिखा है, फेमस एक्ट्रेस, ये अप्रोच सही नहीं। हमारे भीतर डर इतना ज्यादा है कि हम एक सो कॉल्ड जीन के होने से हम डर रहे हैं कि आई डोंट वांट द रिस्क। दुनिया में जितनी पॉपुलेशन है, अगर सभी का जेनेटिक टेस्टिंग की जाए तो बहुत लोगों के शरीर में वो कैंसर जीन मिल जाएंगे। लेकिन क्या सभी कैंसर जीन वाले जो मनुष्य उनके लाइफ में कैंसर आएगा ही नहीं? इसमें बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है कि जीन को इन्वायरमेंट कैसा मिल रहा है सेलुलर लेवल पे। हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जीन्स होते हैं, डीएनए होता है क्रोमोसोम में। जो क्रोमोसोम है, जो सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो सेलुलर मटेरियल है, जो लिक्विड है, जिसमें मैक्सिमम वाटर होता है, वो उसके अंदर वो फ्लोट करता रहता है। हमारी बॉडी में 50 ट्रिलियन सेल्स हैं। हर एक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। अब उस डीएनए को कैसा सेलुलर एनवायरनमेंट मिल रहा है, कैसा पदार्थ मिल रहा है, उस पर निर्भर कर रहा है कि बारूद फटेगा कि नहीं फटेगा। और ये सेलुलर मटेरियल किस चीज पर निर्भर करता है? अरे हम किस माहौल में रहते हैं। क्या आप तनाव वाले माहौल में रहते हैं? क्या तनाव वाले माहौल में रहते हैं और उस तनाव को अपने माइंड पर हावी होने देते हैं? या आपको रिलैक्सेशन का मेथड, ध्यान का मेथड पता है और उसको आप रोज जीवन में अपना रहे हैं? अगर आप अपना रहे हैं, अगर आप अपने आप को तनाव से बचा के रख सकते हैं, अगर आपका लाइफ स्टाइल यानी कि टाइम पे जगना, टाइम पे भोजन करना, सही ढंग से जीवन जीना, अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं 24 आवर्स का, दैट इज लाइफ स्टाइल। आप अपना लाइफ स्टाइल कैसा रखते हैं, आप कितना मुस्कुराते हैं, कितना आप प्रकृति के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उस पर निर्भर करेगा कि आपका ये जीन कैसा रिजल्ट लाएगा। और इस इपिजेनेटिक्स पे तो इतनी बात हो चुकी है। इपिजेनेटिक्स इज नॉट ए न्यू सब्जेक्ट। 50 साल से इस साइंस कम्युनिटी में, मेडिकल कम्युनिटी से बात हो रही है। टाइम्स मैगजीन तक ने इपिजेनेटिक्स पे आर्टिकल निकाला है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, जो मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर रह चुके हैं, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ किताब लिख चुके। डॉसन चर्च, जिनकी माइंड टू मैटर ज़्यादा पॉपुलर है, पत्री जी ने माइंड टू मैटर पढ़ने के लिए हर एक ग्रामीण मास्टर को बोला है। उनकी किताब जेनी इन योर जीन, अल्लादीन का चिराग है ना, जिन होता है जो प्रकट हो जाता है, जो बोले वो पूरा कर देता है। आपके जीन के अंदर भी है। आप क्या प्रकट करना चाहते हैं वो आप पर निर्भर करता है। तनाव में रहेंगे तो आपके अंदर जो बीमारी वाले जीन हैं वो धमाका करेंगे, आपकी लाइफ में बीमारी और परेशानी आएगी। और अगर आप समझदार हैं तो अपने इपिजीनोम को, इपिजीनोम जो है वो भी सेलुलर लेवल पे स्ट्रक्चर है। मेडिकल डॉक्टर और स्टूडेंट इस बात, इन कंसेप्ट को प्रॉपर समझ पाएंगे कि डीएनए जो है उनका मिथाइलेशन हो रहा है, हिस्टोन प्रोटीन बन रहा है। टेक्निकली एक लेमैन को इतनी जानने की आवश्यकता नहीं है। इपिजीनोम एक्चुअल में होते हैं जो ट्रांसफर होते हैं, वो भी पेरेंट्स से बच्चे में ट्रांसफर होते हैं। और इस पर भी कई सारे इंटरेस्टिंग रिसर्च हो चुके हैं। इपिजेनेटिक्स पे बहुत काम हो चुका है। सबसे पहले मैं बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन जब अपने लैब में स्टेम सेल्स पे रिसर्च कर रहे हैं
तो पेट्री डिश में जब जो सेल्स हैं वो किस तरह के टिश्यू कल्चर के मटेरियल में है, उसको किस तरह का टेम्परेचर एक्सपोज हुआ, कितना स्ट्रेस उस सेल को इन्वायरमेंटल स्ट्रेस मिलता है, उसके अनुसार जीन के जो एक्सप्रेशन है, जो कि प्रोटीन के रूप में है, डीएनए प्रोटीन बनाते हैं, वो उन्होंने नोटिस किया कि कैसा टिश्यू कल्चर होता है तो एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। कौन सा जीन है उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, क्या टिश्यू कल्चर है उससे अधिक फर्क पड़ता है, ये उन्होंने नोटिस किया। जो डॉक्टर ब्रूस लिप्टन के जो गाइड थे उन्होंने उनको ऐसा सिखाया और उन्होंने उसको देखा, और जब उनको ये फाइंडिंग मिली, जो मेडिकल फैटर्निटी में जो कंसेंसस बन रहा था वो ये कि जेनेटिक्स, डीएनए से सब कुछ है, जीन सब कुछ है। उन्होंने स्टैनफोर्ड में एक लेक्चर दिया, अब क्योंकि जिनकी लैब की फाइंडिंग्स तो यही मिल रही थी, जीन का एक्सप्रेशन टिश्यू कल्चर पर अधिक निर्भर कर रहा है, ना कि कौन सा जीन है। उनके लेक्चर को मेडिकल फैटर्निटी में बहुत क्रिटिसाइज किया गया। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन इतने परेशान हुए कि मेरी तो डायरेक्ट फाइंडिंग है, वो स्टेम सेल पे खुद काम कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने क्विट किया मेडिकल एकेडमिक फील्ड को, वो मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे, और उन्होंने बाहर की दुनिया से अवेयरनेस एजुकेशन के काम में लग गए। मैं लोगों को एजुकेट करूं क्या महत्वपूर्ण है, जीन महत्वपूर्ण नहीं है, इपिजेनेटिक्स, जीन को कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है वो महत्वपूर्ण है। 2009 में नोबेल प्राइज मिला है एलिजाबेथ ब्लैकबर्न को। क्रोमोसोम के जो एंड पार्ट होते हैं टीलोमेयर, और उसके जो एंजाइम होते हैं टीलोमेयर और टीलोमेरेज ही डिसाइड करते हैं कि कोई सेल कितने समय तक जिएगा। ये सेल के लास्ट में है, जैसे जूते के फीते में लास्ट में एक स्ट्रक्चर होता है जिससे वो डैमेज नहीं हो। हमारे सेल के अंदर हर एक क्रोमोसोम के लास्ट में टीलोमेयर है जो उसको डैमेज से बचाते हैं। लेकिन जब भी सेल डिवाइड करता है वो टीलोमेयर थोड़ा सा छोटा हो जाता है। एक नवजात शिशु में लगभग 10,000 बेस पेयर जितना लंबा टीलोमेयर होता है, 8,000 से 10,000, थोड़ा वैरी करता है, और हर एक सेल डिवीजन के साथ वो छोटा होता जाता है। 10 साल की उम्र तक लगभग टीलोमेयर 10% छोटा हो जाता है, यानी कि 50 साल की उम्र तक टीलोमेयर 50% छोटा हो जाता है। लेकिन ये टीलोमेयर अगर स्ट्रेस मिलता है तो जल्दी छोटा होता है। तो एलिजाबेथ ब्लैकबर्न ने भी जो ये इपिजेनेटिक फाइंडिंग हुई, उस पर उन्होंने अपनी किताब में द टीलोमेयर इफेक्ट में लिखा कि इट इज नॉट अबाउट जीन, इट इज अबाउट इन्वायरमेंट ऑफ जीन। इन्वायरमेंट मैटर्स, हमें इन्वायरमेंट पे काम करने की आवश्यकता है और इन्वायरमेंट को तो हम चेंज कर सकते हैं। उन्होंने एनालॉजी इसको ऐसे दिया कि समझिए कोई पिस्टल है, कोई गन है, और उस गन को आप जीन से कोरिलेट करें। अब उस जीन को, जो गन है उसमें वहाँ पे जो ट्रिगर है, ट्रिगर जो है इन्वायरमेंट दबाता है। अगर इन्वायरमेंट आपका अनुकूल है, पीसफुल है, तो गन चाहे हो भी लेकिन उससे फायरिंग नहीं होगी। सिर्फ जीन के होने से घबराने की आवश्यकता नहीं है, चाहे डॉक्टर आपको जो भी कहे। Somehow medical community में genetics is more popular, but don't believe concept of genetics. That is half truth. The higher truth is epigenetics भी है, और epigenetics का यूज करते हुए environment को बदल के आप अपने जीन के एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं। जेनेटिक टेस्ट कराने की बहुत आवश्यकता नहीं है। जेनेटिक्स टेस्ट अगर आप कराना भी चाहते हैं, जो कि काफ़ी कॉस्टली है, उसको कराने से पहले अपने इन्वायरमेंट को चेंज कीजिए, अपने माइंड को चेंज कीजिए, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। रात में सही टाइम पर सोएं, 9 बजे 10 बजे सो जाएं, सुबह सूर्योदय के साथ जगें, मॉर्निंग वॉक पे जाएं या
मेडिटेशन में बैठें, मुस्कुराएं, गहरी सांसें लें, अपने आप को रिलैक्स रखना सीखें, योग निद्रा करें, बच्चों के साथ खेलें, जब पार्क में टहलने जाएं, कोई सुंदर पेड़ है, कोई अच्छा पेड़ है, उसको हग करें 5 मिनट। प्रकृति के साथ रहेंगे, आप प्राण वायु से चार्ज रहेंगे, आप खुश रहेंगे। भले आपकी बॉडी में कोई बीमारी वाले जीन, कोई कैंसर का जीन BRCA1 महिलाओं में, ब्रेस्ट कैंसर, ओवरियन कैंसर वाला जीन, या किसी भी कोई भी जीन हो, जीन तो हजारों हैं, 23,000 से 30,000 जीन हैं। कौन सा जीन आपकी बॉडी में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इस विषय को और जानना चाहते हैं, पढ़ सकते हैं। वैसे मेडिकल की लैंग्वेज मिलती है, थोड़ा मुश्किल लगता है। बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन। सुपर जीन, डॉक्टर दीपक चोपड़ा। जेनियोजीन, डॉसन चर्च। इपिजेनेटिक रिवॉल्यूशन, नेस्सा कैरे। नेस्सा कैरे की बुक का तो अमेजन पे इतना रिव्यू है, बहुत पॉपुलर हुई है बुक। वो डर फैल चुका है जेनेटिक्स का, उसका इलाज इपिजेनेटिक्स है। इस इपिजेनेटिक्स पे एक और बहुत अच्छी कहानी है जो लैंसेट एक बहुत रिप्यूटेड मेडिकल जर्नल है। मेडिकल जर्नल बहुत सारे हैं, लेकिन लैंसेट उसमें एक सबसे सम्मानीय मेडिकल जर्नल है। 1986 में डॉक्टर बाइग्रेन, नॉर्दर्न स्कॉटलैंड में एक जगह है जहां पे पॉपुलेशन बहुत कम थी, और उस एरिया में पहले के ज़माने में कई बार अकाल भी पड़ा। कभी अकाल पड़ता था, कभी मौसम ठीक रहा, वर्षा ठीक ठाक हुई, खेती अच्छी हो जाती थी। तो पुराने ज़माने में जब ट्रांसपोर्ट उतना नहीं था, तो अकाल से कुछ एरिया में मृत्यु भी हो जाया करती थी, या गांव के लोगों को खाने को कम मिलता था, न्यूट्रिशन हमारा पुअर होता था। और जब वर्षा अच्छी हुई, खेती अच्छी हुई, तो अच्छा खाने को मिला, तो लोग जो है ज़रूरत से ज़्यादा भी खा लेते थे, तो ओबेसिटी वगैरह भी होती थी। और साइकोलॉजिकली ओबेसिटी जो है, जो पहले का जो फियर है कि खाने को नहीं मिला, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सबकॉन्शियसली हम अपने आप को, अपनी जान को बचाने के लिए ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ताकि जब अगला अकाल आए तो बॉडी के पास रिजर्व रहे। यह भी साइकोलॉजिस्ट ने अध्ययन किया हुआ है। खैर, यहाँ पर मैं इपिजेनेटिक्स के स्टडी की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर बाइग्रेन ने 1980s में ये जानना चाहा कि ये जो लोग बीमार पड़ते हैं, उनके बीमार पड़ने या उनके बीमार नहीं पड़ने के पीछे का कारण उनके माता पिता से कितना प्रभावित होता है। तो उन्होंने एक बड़ा सैंपल लिया। उस गांव के जो बच्चे थे जो बाहर भी चले गए बाद में, उनके रैंडमली कुछ सैंपल लिए और उनको स्टडी किया कि उनका हेल्थ कैसा है। फिर उनके पेरेंट्स का और उनके ग्रैंड पेरेंट्स का स्टडी किया गया कि उनका हेल्थ कैसा था। बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग मिली जो लैंसेट में भी छपी है। लैंसेट में कोई आर्टिकल अगर छप गया, इसका मतलब है कि बहुत सिस्टमेटिक ढंग से ही उस पर काम हुआ है, सभी साइंस के जो नियम हैं उनका पालन किया गया है, तो वो पीयर रिव्यूड लैंसेट मेडिकल जर्नल में पब्लिश होता है। डॉक्टर बाइग्रेन ने पाया कि आज के बच्चे का जो हेल्थ जो है, चाहे वो मोटापा हो, चाहे वो कोई दूसरी बीमारी हो, सिर्फ उनके अपने लाइफ स्टाइल पर निर्भर नहीं कर रहा है, उनके पेरेंट्स कैसे थे, उनके ग्रैंड पेरेंट कैसे थे, उन पर भी निर्भर कर रहा है। जिन लोगों ने जब अच्छी बारिश हुई, अच्छा खाने को मिला और वो ज़्यादा उन्होंने भोजन कर लिया, बॉडी में ओबेसिटी आ गई, तो वो ओबेसिटी जो है वो बच्चे में और ग्रैंड चाइल्ड में भी ट्रांसफर हो रही है। आज जो लोग मोटापे का शिकार हैं, उनमें बहुत सारे
लोगों में कारण उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं कि उन्होंने अगर अकाल देखा और अकाल के बाद फिर बारिश हुई, अच्छा खाने को मिला, तो फिर से भुखमरी हमें फेस ना करनी पड़े, इसलिए उससे अपने आप को बचाने के लिए ओवर ईटिंग करनी। अब ओबेसिटी का यहाँ पे जो जीन है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो यहाँ पे पेरेंट्स जो कर रहे हैं उनको जैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है, अगर उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल का कंट्रोल नहीं रखा, डिसिप्लिन अपने माइंड पे नहीं हुआ, तो उन्होंने ज़्यादा खा लिया। मजेदार बात ये, इसका जो ओवरऑल जो कंक्लूजन है कि आपके जीने के तरीके का प्रभाव सिर्फ आप पर नहीं, आपके ग्रैंड चाइल्ड तक पर पड़ रहा है। अननोइंगली आपका चाइल्ड और आपका ग्रैंड चाइल्ड उसे फॉलो कर रहा है, क्योंकि वो आदत बन जाती है। साइकोलॉजी इज मोर इंपॉर्टेंट देन फिजियोलॉजी। हम फिजियोलॉजी को स्टडी करने में इतना कुछ कर रहे हैं, ठीक है, उसे बंद भी करने की आवश्यकता नहीं है वो, लेकिन वो सिर्फ 50% ट्रूथ है। अदर 50% इज साइकोलॉजी, इज epigenetics, इज environment, इज माइंड, इज लाइफस्टाइल। चाहे आपके परिवार में पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को कोई बीमारी रही हो, आपके चाहे आपकी बॉडी में कोई कैंसर का या किसी बीमारी का जीन हो, वो सिक्के का एक पहलू बताता है। दूसरा पहलू आपके कंट्रोल में है कि आप अपने लाइफ स्टाइल को कैसा रखते हैं। डिसाइड करें कि मुझे खुश रहना है, मुझे अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, मुझे हेल्दी फूड लेना है, मुझे मेडिटेशन को अपनाना है, मुझे अपने लाइफ माइंड में स्ट्रेस को नहीं आने देना है। अगर आपके प्रोफेशन में या आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वहाँ पर किसी कारण से या रिश्तों में स्ट्रेस है, प्रोएक्टिव होकर स्ट्रेस पर काम करें। एंजेलिना जोली ने उनको BRCA1 जीन, उनकी बॉडी में कैंसर जीन मिल गया, तो अपने ब्रेस्ट की सर्जरी करवा ली, मास्टेक्टोमी की। ब्रेस्ट का नहीं रहेगा तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क नहीं है। तो जो कैंसर जीन होने के कारण सर्जरी का प्रोएक्टिव डिसीजन लिया रहा है, उससे बेहतर तो ये है कि अगर हमारे जीवन में तनाव है तो हम उसके लिए प्रोएक्टिव स्टेप लें, अपने तनाव को समाप्त करें। टेंशन, तनाव, आपकी निगेटिव इमोशंस, अनहेल्दी साइकोलॉजी ही आपके शरीर में बीमारी लाती है, चाहे वो हेरिडिटरी जेनेटिक बीमारी ही क्यों ना हो। अगर आप जेनेटिक्स टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर से डिस्कस कर रहे हैं, तो उन्हीं से आप पूछिए कि सर एपिजेनेटिक्स के बारे में आपका क्या ख्याल है। सेकेंड ओपिनियन, हील बुक में केल्ली यही कह रही है, अगर कभी कोई डॉक्टर आपको कोई ऐसी प्रोग्नोसिस देता है जिससे आपको डर लगता है, परेशान होते हैं, तो गो फॉर सेकेंड ओपिनियन। दुनिया में हर एक डॉक्टर निगेटिव, फियरफुल नहीं होता। कुछ आपको मेरे जैसे डॉक्टर भी मिल जाएंगे जो एपिजेनेटिक्स की बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। यस, एपिजेनेटिक्स पर काम करें तो आपके कैंसर जीन से डरने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। खुद से भी पढ़िए एपिजेनेटिक्स के बारे में, मेडिटेशन को अपनाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं और हेरिडिटरी बीमारियों से, जेनेटिक बीमारियों से मत डरें। DNA इज नॉट योर डेस्टिनी। जीन आपके स्वास्थ्य को बहुत थोड़ा प्रभावित कर रहा है, जीन से ज़्यादा आपका माइंड आपकी हेल्थ को प्रभावित कर रहा है। DNA इज नॉट योर डेस्टिनी, इसे याद रखें। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जी